दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां आपकी पहचान छीन ली गई है, आपका नाम मिटा दिया गया है, आपके कपड़े उतार दिए गए हैं और आपको केवल एक नंबर दे दिया गया है। हर दिन मौत की परछाई आपके सिर पर मंडराती है। भूख, ठंड और बीमारी आपकी जान लेने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच भी कुछ लोग उम्मीद से भरे रहते हैं। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, एक मनोचिकित्सक, एक विचारक और सबसे बढ़कर एक सर्वाइवर। उन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की भयावह परिस्थितियों को झेला और वहीं से जीवन का सबसे बड़ा सबक दुनिया को दिया। जीवन का अर्थ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर करता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। आज हम उनकी महान किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग की हिंदी समरी जानेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानी आत्मा की ताकत की कहानी है। भाग 1, कैंप का अनुभव और जीवन का संघर्ष। अध्याय 1, जब सब कुछ छिन गया। विक्टर फ्रैंकल और हजारों यहूदियों को ट्रेन में भरकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप लाया गया। ट्रेन में खिड़कियां बंद थी, रोशनी नहीं थी और लोग एक दूसरे पर गिरे पड़े थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, सिपाहियों ने लोगों को बाहर निकाला। सबसे पहले हुआ सिलेक्शन, यानी छांटने की प्रक्रिया। जो मजबूत दिखते थे उन्हें जबरन काम करने के लिए रखा जाता। जो बूढ़े, बीमार या कमजोर थे उन्हें सीधा गैस चेंबर भेज दिया जाता। सोचिए, परिवार साथ खड़ा है और अचानक सिपाही उन्हें अलग कर देता है। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ मां और बच्चे। फ्रैंकल की आंखों के सामने ही लाखों लोग अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। यहां से कैदियों की असली यात्रा शुरू हुई। आजादी छिन गई, पहचान मिट गई और इंसान सिर्फ एक नंबर बन गया। अध्याय 2, कैदी की मानसिक यात्रा। फ्रैंकल बताते हैं कि हर कैदी की मानसिक स्थिति 3 चरणों से गुजरती थी। 1, शॉक, आघात। पहले दिन सब लोग सदमे में थे। ये कैसे हो सकता है? ये सब असली है या सपना? एक तरह का डर और अविश्वास हर किसी पर छा गया। 2, एपैथी, उदासीनता। कुछ दिन बाद दर्द और पीड़ा इतनी बढ़ जाती कि लोग सुन्न हो जाते। मारपीट हो, ठंड हो, किसी की मौत हो, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं। ये सर्वाइवल मोड था, जहां इंसान केवल पेट भरने और जिंदा रहने पर ध्यान देता है। 3, डीपर्सोनलाइजेशन, स्वतंत्रता के बाद की मुश्किलें। जब लोग आजाद हुए तो भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे आजाद हैं। कई लोग इतनी यातना झेल चुके थे कि खुशी महसूस करना भी भूल गए थे। फ्रैंकल लिखते हैं कि कैंप इंसान को तोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग टूटे नहीं। उनके पास जीने की वजह थी। अध्याय 3, हर दिन मौत से सामना। कैंप की हालत इतनी भयानक थी कि हर सुबह उठते ही ये सवाल होता, क्या मैं आज जिंदा रहूंगा? भोजन, सिर्फ पतली सी सूप और बासी ब्रेड। काम, घंटों बर्फ में खड़े होकर पत्थर तोड़ना, पेड़ काटना। कपड़े, फटे पुराने जो ठंड से बचा नहीं सकते थे। बीमारी, टाइफस, निमोनिया, भूख, इलाज न के बराबर। कई लोग भूख से मर जाते। कई लोग इतनी थक जाते कि वही गिर पड़ते और फिर कभी नहीं उठते। लेकिन इन्हीं हालातों में फ्रैंकल ने एक बड़ी सच्चाई देखी। जिनके पास जीने की वजह थी, वे ज्यादा देर तक टिक पाए। चाहे वो वजह प्रियजन से मिलने की आशा हो या कोई अधूरा सपना। अध्याय 4, पीड़ा को अर्थ देना। लगभग 2500 शब्द। दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन कैंप की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं कल तक बच पाऊंगा? हर तरफ दर्द था, मौत थी, भूख थी। लेकिन विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि असली चुनौती ये नहीं थी कि इंसान पीड़ा झेले, बल्कि ये थी कि वो अपनी पीड़ा में भी अर्थ खोज पाए। कई लोग कहते थे, अब जीने का कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग जल्दी टूट जाते और अक्सर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी पीड़ा को एक मकसद से जोड़ा, वे टिक गए। उदाहरण के लिए, कोई पिता सोचता था कि मुझे अपने बेटे से मिलना है,
वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कोई लेखक कल्पना करता था कि मुझे अपनी अधूरी किताब पूरी करनी है। कोई प्रेमी अपने साथी की मुस्कुराती तस्वीर को याद करता था और कहता था, मुझे उसके पास लौटना है। फ्रैंकल का संदेश साफ है। यदि हम जान ले कि हम क्यों जी रहे हैं, तो हम हर तरह की कठिनाई को सह सकते हैं। भाग 2, लोगोथेरेपी, जीवन का उद्देश्य खोजने की कला। अब किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा शुरू होता है। यहां फ्रैंकल हमें अपने अनुभव से जन्मी एक गहरी मनोचिकित्सकीय पद्धति से परिचित कराते हैं, जिसका नाम है लोगोथेरेपी, लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी क्या है? दोस्तों, सामान्यत लोग सोचते हैं कि इंसान का जीवन सुख पाने के लिए है या शक्ति पाने के लिए। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, इंसान का असली मकसद सुख या शक्ति नहीं, बल्कि अर्थ की तलाश है। लोगोथेरेपी का मतलब है लोगो अर्थ, मीनिंग, थेरेपी उपचार, थेरेपी, यानी अर्थ के जरिए उपचार। ये पद्धति लोगों को सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी तरह का अर्थ पा सकता है। जीवन का अर्थ खोजने के 3 रास्ते। फ्रैंकल कहते हैं, इंसान 3 तरीकों से जीवन का अर्थ खोज सकता है। 1, कार्य और सृजन से। और जब हम कुछ मूल्यवान बनाते हैं, कोई काम पूरा करते हैं, कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, हमें जीवन का अर्थ मिलता है। उदाहरण, एक कलाकार अपनी पेंटिंग में अर्थ पाता है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने में, एक किसान अपनी फसल में। 2, प्रेम और रिश्तों से। और जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो हमें जीने की वजह मिलती है। और फ्रैंकल कहते हैं कि कैंप में कई लोग केवल इसलिए जिंदा रहे क्योंकि वे अपने प्रियजन की याद में जी रहे थे। 3, पीड़ा को अर्थ देकर। और जब हालात बदल नहीं सकते, तब हमें खुद बदलना पड़ता है। और पीड़ा को सहना एक बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर बन सकता है, यदि हम उसे एक उच्च उद्देश्य से जोड़ दें। और जैसे किसी गंभीर बीमारी से जूझता व्यक्ति ये सोच सकता है कि मेरे अनुभव से और लोग सीखेंगे। आजादी और जिम्मेदारी। फ्रैंकल कहते हैं कि हर इंसान के पास एक आंतरिक आजादी है। हालात चाहे कितने भी बुरे हो, हम ये चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। ये आजादी हमें जिम्मेदारी भी देती है। अगर हमारे पास अपने दृष्टिकोण को चुनने की शक्ति है, तो हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अब अगले हिस्से पार्ट 3 में आएगा, जीवन का अर्थ बदलते समय के साथ। वास्तविक केस स्टडीज, जिन्हें फ्रैंकल ने काउंसलिंग में देखा। किताब का निष्कर्ष और दर्शकों के लिए मोटिवेशनल मैसेज। जीवन का अर्थ समय के साथ बदलता है। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन का अर्थ कोई एक स्थायी चीज नहीं है। ये समय, परिस्थिति और उम्र के साथ बदलता रहता है। बचपन में अर्थ सीखना और खेलना, युवावस्था में अर्थ करियर, रिश्ते और उपलब्धियां, बुजुर्गावस्था में अर्थ अनुभव साझा करना, दूसरों का मार्गदर्शन करना। जीवन हमें हर पल एक नया सवाल पूछता है और हमें अपने कर्मों से उसका उत्तर देना होता है। वास्तविक केस स्टडीज। फ्रैंकल अपने क्लिनिक के अनुभव भी साझा करते हैं। 1, आत्महत्या करने वाला युवक। वो एक लड़का आत्महत्या करना चाहता था। फ्रैंकल ने उससे पूछा, क्यों नहीं कर लेते? युवक बोला, मेरे माता पिता मुझे बहुत चाहते हैं, अगर मैं चला गया तो वे टूट जाएंगे। फ्रैंकल ने कहा, तो यही तुम्हारा जीने का कारण है। उस युवक ने जीना चुन लिया। 2, गंभीर बीमारी वाला मरीज। एक बुजुर्ग को लाइलाज बीमारी थी। वो पूछता, अब मेरे जीने का क्या मतलब है? फ्रैंकल ने समझाया, तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रेरणा है। तुम्हारी पीड़ा का अर्थ है कि लोग तुमसे धैर्य सीखेंगे। उस व्यक्ति ने अपने आखिरी दिन शांति से बिताए। इन कहानियों से स्पष्ट है कि जब इंसान अपने जीवन की पीड़ा को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ देता है, तो वो सहने लायक हो जाती है। वर्तमान में जीना। फ्रैंकल कहते हैं, जीवन से मत पूछो कि उसका अर्थ क्या है। जीवन तुम्हें हर दिन परखता है। सवाल वो पूछता है,
जवाब तुम्हें अपने कर्मों से देना है, यानी हमें वर्तमान क्षण को पूरा जीना है। कल क्या होगा, ये सोचकर चिंता करने से बेहतर है कि आज को सार्थक बनाया जाए। अंतिम निष्कर्ष, विक्टर फ्रैंकल का संदेश बहुत गहरा है। 1. परिस्थितियां चाहे जैसी हों, इंसान हमेशा अपने दृष्टिकोण को चुन सकता है। 2. जीवन का अर्थ 3 जगह मिलता है, ओ काम सृजन में, ओ प्रेम रिश्तों में, ओ पीड़ा को अर्थ देने में। 3. जीवन का उद्देश्य किताबों में नहीं मिलता, बल्कि उसे जीकर खोजना पड़ता है। कैंप से बचकर निकलने के बाद भी फ्रैंकल ने अपनी पीड़ा को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने लोगोथेरेपी सिखाई, किताब लिखी और लाखों लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों, मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान कभी भी अर्थहीन नहीं होता। अगर जीवन तुम्हें दुख देता है तो सोचो, क्या यह दुख किसी बड़े मकसद का हिस्सा है? अगर जीवन तुम्हें चुनौती देता है तो समझो, ये तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। और अगर जीवन तुम्हें खुशियां देता है तो उन खुशियों को पूरी तरह जियो। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो विक्टर फ्रैंकल की ये बात याद रखना, जिसके पास जीने का कारण होता है वो किसी भी तरह की परिस्थिति को सह सकता है।